fund an employer is 12.5%, and other benefits are telephone bill, club bill, education bill, education allowance, reimbursement. He is also provided with a motor car, or many more things are in this question. So now what we have to calculate? We have to calculate the income of Shri Ramdev. यहाँ पर चंद चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो हमें देखनी है, जो मैंने किया है। अब देखिए, पहले मैंने लिखा है पे, सो दिस इज जस्ट कंपटीशन ऑफ इनकम, कंपटीशन ऑफ इनकम या सैलरी हम जिसे यहाँ कहते हैं। सो कंपटीशन ऑफ ग्रॉस सैलरी ही हम लिखेंगे, कंपटीशन ऑफ सैलरी। सो फर्स्ट पार्ट वाज पे। इसका पे है 12,500 पर मंथ। सो व्हेन आई मल्टीप्लाई 12,500 इंटू 12, सो वो आएगा आपका 1,50,000 रुपया। सो इसकी जो पे है दैट इज 1,50,000। डे वी हैव गिवन 500 एंटर्स। अभी यहाँ एंटर्स से हमें कोई काम नहीं लेना है, लेकिन आगे एंटर्स से हमें कुछ काम लेना है। सो 500 into 12 becomes 6,000। यहाँ पे ये कह रहा है कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है, मालिक का, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, दैट इज 19,500। इफ यू रिमेंबर द टेबल, उस वक्त मैंने कहा था कि वी हैव टू एग्जेम्प्ट अप टू 12%, यानी अगर एम्प्लॉयर ने रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट किया, अप टू 12% इज एग्जेम्प्टेड। The moment it is exceeding 12%, that is a taxable part. Since employer ने contribute किया 19,500, तो 12% ऑफ सैलरी, 12% ऑफ सैलरी बनता है 18,720 रुपया। तो इसका ये माना हो गया इतना पार्ट तो माफ है, तो रेस्ट 780 इज टैक्सेबल पार्ट। तो 780 जब टैक्सेबल पार्ट बन गया, तो आगे जो मैंने लिखा है दैट इज क्लब बिल पेड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने क्लब बिल पेड, इट इज ऑल टैक्सेबल, क्लब बिल इज ऑल टैक्सेबल। देन एजुकेशन अलाउंस, क्वेश्चन में आपने पढ़ा होगा, वहां पे लिखा है एजुकेशन अलाउंस 3900, बट वी नो दैट एट मैक्सिमम 2 चिल्ड्रंस आर एग्जेम्प्टेड, यानी 2 बच्चों का जो एग्जेम्पशन है दैट इज 100 पर मंथ। इट मीन्स 100 into 12 into 2, यानी 2 बच्चों को माफ है, लेकिन पर बच्चे का पर महीना 100 रुपया, तो टोटल में 2400 रुपया इसको माफ है, एग्जेम्प्टेड है। सो टैक्सेबल पार्ट ऑफ एजुकेशन अलाउंस इज 1500। लीव ट्रैवल कंसेशन, इसको मिल रहा है 26,500, लेकिन उसमें से एक्चुअल एक्सपेंसेस इसको हो रहे हैं 19,650। सो जितना बचा उतना टैक्सेबल पार्ट है। आगे इसमें इसको वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन भी निकालना है। पिछले क्वेश्चन में हमने वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन अलग से निकाला, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, ये इस क्वेश्चन का पार्ट है। अगर आपको याद होगा, मैंने कहा है कि जब भी पॉपुलेशन एक्सीड हो जाएगी 25 लाख रुपए, तो उस सूरत में हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें सैलरी निकालनी है एम्प्लॉय। सैलरी एम्प्लॉय मतलब हो गया रेंट फ्री एकोमोडेशन के वक्त इनमें से हम किस पार्ट को सैलरी कहेंगे, यानी यहाँ पे निकालना है सैलरी। सैलरी टाइटल क्या है? वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन। लास्ट टाइम जो मैंने आपको टेबल चैट दिया था, उसमें मैंने कहा था कि इस वक्त हमें सैलरी कौन कौन सी लेनी है और किसको ड्रॉप करना है, क्योंकि कुछ आइटम्स ऊपर में से हम ड्रॉप करेंगे। वो ड्रॉप एक प्रोसीजर है, कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है। तो हमने 1.5 लाख लिया, 6,1500, वो टेबल को आप याद रखिए, उसके हिसाब से बनता है 1,57,500। इसका 15% सीधे ही वो बन गया 24,625 रुपया। इसको हम सीधे भी बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन हमारा जो कॉस्ट ऑफ फर्निशिंग है दैट इज 20,000। 20,000 का 10% बनता है 2,000। इस तरह से इन दोनों को हम ऐड करेंगे
तो वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन फर्निश्ड वाला आता है 25,625। इन सब को जब ऐड करेंगे तो इनकम सैलरी इनकम जो बनती है 1,94,855। सो दिस वाज रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन कि हमें किस तरह से इसको सॉल्व करना है। ठीक, आप में से किसी को अगर सवाल है तो वो कह सकता है। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज श्री J.K. Jain is working in a Chandigarh from last year and he has furnished the following information: pay, dearness allowance, advance salary, salary in lieu of leave, lunch allowance, bonus, employer's contribution, arrears, convenience allowance, and finally HRA. So now we have to calculate compute his salary income. हमें इस वाले क्वेश्चन में भी सैलरी इनकम निकालनी है। फिगर्स आपके सामने हैं। क्वेश्चन एज पर दिस बुक इज क्वेश्चन नंबर 30। इसका मैं आपको फोटोग्राफ भी भेजूंगा। ये देखिए आगे स्क्रीन पे इस पे फोटोग्राफ्स भी आएंगे। तो रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन अब देखिए, सबसे पहले है पे। इसकी पे है 2500 रुपया पर मंथ, सो टोटल पे इज 30,000। अगेन डीए इज 400 पर मंथ, लेकिन लिखता है कि 200 एंटर्स। ये जो 200 वाला एंटर्स है इसको आगे हम काम लेंगे। फिलहाल हम 400 रुपया इंटू 12 दैट बिकम्स 4800। सो एडवांस सैलरी इज अगेन टैक्सेबल, दैट इज 5400। सैलरी इन लीव ऑफ लीव वो है 3000 रुपये, दैट इज अगेन टैक्सेबल। लंच अलाउंस इज अगेन फुली टैक्सेबल, दैट इज 2400। और इससे जो बोनस मिल रहा है दैट इज 8000 सॉरी। यहां तक तो ये सारा आसान ही था। अब आइए एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। सो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन जो है दैट इज 4860। इसमें जो माफ है 12%, दैट कम्स 3888। सैलरी में आप कीजिए 12%, वो जो आएगा 888, राइट। जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में निकाला वैसे आप निकालिए, सेम प्रोसीजर इज सेम। सो इस तरह से ये बन गया 972। तो यहां तक तो ये आसान है। असल में मुझे ये वाला पार्ट आपको दिखाना है कि इस वाले पार्ट पे आपको करना क्या है। फिर एरियर्स ऑफ डे इसको 300 रुपये मिल रहा है। कन्वीनियंस अलाउंस तो वो तो 2500 रुपया है और उसमें माफ है 1800 एज पर क्वेश्चन। सो 700 रुपये इज टैक्सेबल। एंटरटेनमेंट अलाउंस इज 6000। यहां से यहां तक तो क्वेश्चन समझना आसान है क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए हैं। असल में एचआरए के वक्त मैंने आपको कहा कि हमें देखना है कि एचआरए कितना ये ले रहा है। ठीक, ये कह रहा है कि 20% ऑफ सैलरी। इसकी जो सैलरी बन रही है दैट कम्स 32,400, यानी ये प्लस ये इसका हाफ, सो दैट कम्स 6,480। लेकिन हमें इसमें से देखना है कि लीस्ट ऑफ द 3 आर एग्जेम्प्टेड। चूंकि ये मेट्रोपॉलिटन सिटी में नहीं है तो पहले हम देखेंगे, यानी इसमें से इसको एग्जम्पशन मिलेगी इन तीनों में से एक। 1 is 40% of salary, that comes 12,960. Another is rent paid minus 10% of salary. ये तो रेंट क्वेश्चन में दिखा रहा है, पे कर रहा है 7,200 और सैलरी का 10% बनता है 3,240। सो टोटल डिफरेंस आती है 3,960। एक्चुअल रिसीव यानी ये फिगर और ये फिगर तो हमेशा सेम आएगी तीन में। इन तीनों में से जो छोटा है वो है 3,960, दैट विल बी एग्जेम्प्टेड। वो इससे एग्जेम्प्टेड होगा तो डिफरेंस आ गई 2,520। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर बनता है 64,092 रुपीज। यानी इसमें खाली आपको एचआरए वाला पार्ट जो कैलकुलेशन में आपको देखना था, उसमें मैंने कहा जब भी एचआरए दिया होगा लीस्ट ऑफ द 3 आर एग्जेम्प्टेड। लीस्ट ऑफ द 3 कैसे निकालते हैं ये देखना है कि ये किस सिटी में है। 40% वाले सिटी में फंस जाएगा या 50% वाले सिटी में। तो ये मेट्रोपॉलिटन है नहीं, यहाँ पे 40% हमने वहीं से दिया है। 40% ऑफ सैलरी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी एंड एक्चुअल पेड। सो अल्टीमेटली द ग्रैंड फिगर इज
हाँ चलिए, अब जो हमारा नेक्स्ट इशू है दैट इज वैल्यूएशन ऑफ पर्क मोटर कार। अब हमें ये समझना है कि अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को मोटर कार प्रोवाइड की, तो पहला केस इसमें बनता है, जब भी मोटर कार मिलेगी तो हम कहेंगे मोटर कार ओन्ड, इफ इट इज ओन्ड और हायर्ड बाय एम्प्लॉयर। अगर ये कार ओन्ड और हायर्ड बाय एम्प्लॉयर हैं एंड रनिंग एंड मेंटेनेंस और मेट बाय एम्प्लॉयर, इसकी जो रनिंग एंड मेंटेनेंस है, रनिंग एंड मेंटेनेंस और मेट बाय एम्प्लॉयर, यानी मालिक ने मुलाजिम को गाड़ी दे दी, वो मालिक की गाड़ी या तो अपनी है या उसने खुद किराए पे लाई है, और साल में जो खर्चा हो रहा है रनिंग एंड मेंटेनेंस दैट इज मेट बाय एम्प्लॉयर, यानी गाड़ी मालिक की, इस पे सारा खर्चा मालिक का। अब यही गाड़ी मिली किसको? एम्प्लॉय को। अब हमें देखना है कि टैक्स का प्रोसीजर क्या है। इसमें दो केस बन सकते हैं। केस नंबर 1, इफ इट इज फुली यूज्ड फॉर ऑफिशियल ड्यूटीज, यानी फुली, इस मुलाजिम ने इस गाड़ी को खाली ऑफिशियल ड्यूटी के लिए यूज किया है, घर के लिए यूज नहीं किया है। गाड़ी है, ठीक है, इसने सारा का सारा बिजनेस के लिए या जॉब कर रहे हैं उसके लिए यूज किया, तो उस सूरत में क्या है, वैल्यू ऑफ पर्क, हम कहेंगे वैल्यू ऑफ पर्क इज इक्वल टू नील, यानी भाई आपको इसमें किसी भी पार्ट का कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन अब हम थोड़ा केस सेकंड करेंगे इसका। पहला केस है यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस, ऑफिशियल ड्यूटी इज फुली, तो उस सूरत में वैल्यू ऑफ पर्क इज नील। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट है टाइटल। टाइटल जो ये है कि ओन्ड और हायर्ड बाय एम्प्लॉयर एंड रनिंग एंड मेंटेनेंस और मेट बाय एम्प्लॉयर, सारा का सारा जो खर्चा है बर्दाश्त कर रहा है मालिक। अब पहले केस में हमने कहा कि अगर यही गाड़ी ऑफिशियल ड्यूटी के लिए यूज होती है, उस सूरत में वैल्यू ऑफ पर्क इज नील, हमें इसकी सैलरी को कुछ नहीं चढ़ाना है। अब इसका उल्टा क्या होगा, फुली यूज्ड फॉर प्राइवेट यूज, यानी फॉर फैमिली। अब तो गाड़ी मालिक की है, खर्चा भी वही बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन जनाब इसने तो फुली यूज किया अपने लिए, तो उस वक्त वैल्यू ऑफ पर्क क्या होगा, उसमें आप चार चीजें याद रखें। वैल्यू ऑफ पर्क नंबर 1, एक्चुअल एक्सपेंसेस, एक्चुअल एक्सपेंसेस यानी इस गाड़ी पे कितना खर्चा हुआ है, एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर, एक्चुअल एक्सपेंसेस incurred by employer on running and maintenance। एक तो खर्चा कौन सा ऐड होगा, actual expenses incurred by employer on running and maintenance, plus salary of chauffeur, इसका कोई तो ड्राइवर वगैरह कुछ होगा, उसकी सैलरी। तो तीसरा क्या होगा, नॉर्मल वेयर एंड टेयर ऑफ कार 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, यानी 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ कार। एक खर्चा ऐड होगा एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने कितना खर्चा किया है साल में रनिंग एंड मेंटेनेंस। सेकंड सैलरी ऑफ शॉफर, जो इसको ड्राइवर वगैरह होगा, प्लस 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ कार। अगर कार 2 लाख की है तो 20,000 रुपया ऐड होगा। इन तीनों के बावजूद ये तो ऐड होगा सारा, अब लेस करना है, माइनस
भाई माइनस क्या हो सकता है? अगर कोई खर्चा चार्जड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय ने कोई खर्चा दिया, एनी चार्ज बाय एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर ने चार्ज किया है किसको? टू एम्प्लॉय, यानी इस चीज को आगे एडजस्ट करना है। हो सकता है कुछ चार्जेस एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को किए होंगे, तो वो इन तीनों में लेस होगा, फिर जो टोटल फिगर निकलेगी नेट में वही ऐड होगा। सो ये वाला जो केस था वैल्यूएशन ऑफ वर्क ऑफ मोटर कार, इसमें मैंने आपको कहा पहला टाइटल है ओन्ड और हायर्ड बाय एम्प्लॉयर, रनिंग एंड मेंटेनेंस और मेड बाय एम्प्लॉयर। मालिक की गाड़ी है, सारा खर्चा उसी ने बर्दाश्त किया। अब दो केसेस अराइज होंगे, एक अगर मुलाजिम ने ऑफिशियल ड्यूटी के लिए इसको इस्तेमाल किया तो वैल्यू ऑफ वर्क इज नील, लेकिन अगर उसने प्राइवेट पर्पस के लिए यूज किया तो चार चीजों का ध्यान रखना है। क्या? नंबर एक, एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर रनिंग एंड मेंटेनेंस, मालिक ने कितना खर्चा किया रनिंग एंड मेंटेनेंस पे, प्लस सैलरी ऑफ चौफर, प्लस 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ कार, इन तीनों को ऐड कर लो, माइनस अगर कोई भी खर्चा एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को इसके मुतालिक काटा होगा। क्लियर? चलिए, अब जो असल मसला है वो है मोटर कार का जब ये पार्टली यूज होगा। यानी नाउ कार इज पार्टली यूज इन परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज, यानी पार्टली यूज फॉर प्राइवेट यूज। यानी अब जो गाड़ी मिली है वो कुछ पर्सनल यूज के लिए भी यूज होता है और कुछ उसमें ऑफिशियल यूज भी होता है। पार्टली का हरगिज ये माना नहीं हुआ 50-50, इसमें प्लस माइनस मेजर माइनर हो सकता है। तो पार्टली में हमने दो केसेस बनाए हैं, ये है पहला केस और ये है दूसरा केस। अब पार्टली में आप याद रखिए, अब हमें देखना है कि गाड़ी छोटी है कि बड़ी है। जब भी आप पार्टली वाला क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आपको ये देखना है कि गाड़ी छोटी है या बड़ी। पहले केसेस में तो हमने बड़ा छोटा डिस्कस नहीं किया, लेकिन सवाल ये है सर हम बड़ी गाड़ी और छोटी गाड़ी किसको कहेंगे, ये साइज पे डिपेंड है? नहीं भाई, ये तो साइज पे डिपेंड नहीं है, ये तो सारा डिपेंड है इंजन पे। टैक्स वाले कहते हैं कि या तो आपका इंजन होगा 1.6 लीटर क्यूबिक कैपेसिटी, या तो होगा ग्रेटर देन 1.6। यानी अगर आपका इंजन 1.6 तक है तो छोटा है, तो 1.6 से ज्यादा है तो ग्रेटर है। यहां मैंने लिखा एक्सपेंसेस मेंटेनेंस और रनिंग मेड बाय एम्प्लॉयर। अगर पार्टली वाली गाड़ी है और एम्प्लॉयर ने सारा खर्चा उठाया है, तो गाड़ी अगर छोटी है तो 1800 पर मंथ आपको यूज करना है, और गाड़ी अगर बड़ी है यानी मोर देन 1.6 लीटर क्यूबिक कैपेसिटी, तब आपको 2400 पर मंथ ऐड करना है। इसी तरह अगर आप रिवर्स करेंगे, एक्सपेंसेस ऑन मेंटेनेंस एंड रनिंग मेट बाय एम्प्लॉई, यानी ऊपर मैंने लिखा एम्प्लॉयर, बस इस लाइन को चेंज किया, अब क्या लिखा एम्प्लॉई, तो अब रेट्स भी चेंज होंगे। पहले वाले केस में यहाँ 1800 था, लेकिन उस वाले केस में आएगा 600 रुपया। दूसरे वाले केस में यहाँ 2400 है, लेकिन उस वक्त यहाँ आएगा 900 रुपया। सो दिस इज रिगार्डिंग द पार्टली परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी एंड पर्सनल यूज। तो उसमें दो बातें हमने कही, रनिंग एंड मेंटेनेंस कौन बर्दाश्त कर रहा है। अगर एम्प्लॉयर बर्दाश्त कर रहा है तो छोटी गाड़ी के लिए 1800 आपको ऐड करने हैं पर मंथ, बड़ी गाड़ी के लिए 2400 पर मंथ। अगर रनिंग एंड मेंटेनेंस एम्प्लॉय बर्दाश्त कर रहा है तो छोटी गाड़ी के लिए 600 रुपया पर मंथ और बड़ी गाड़ी के लिए 900 रुपया पर मंथ। छोटी और बड़ी किससे पता चलेगा? वो तो इंजन से ही पता चलेगा। अगर अप टू 1.6 लीटर क्यूबिक कैपेसिटी है तो छोटी गाड़ी है, मोर देन 1.6 लीटर क्यूबिक कैपेसिटी तब तो बड़ी गाड़ी है। सर ये तो रहा गाड़ी का हाल, अब तो ड्राइवर भी है इसको। अब छोटी गाड़ी हो या बड़ी गाड़ी हो, ड्राइवर के लिए छोटा बड़ा कोई मसला नहीं है। ड्राइवर के लिए आप याद रखिए, अगर ड्राइवर होगा तो 900 रुपया प्रति मंथ, यानी प्रति मंथ हर महीना आपको 900 रुपया सैलरी यूज करनी है ड्राइवर के लिए। तो इस तरह से हमारा ये जो वैल्यू ऑफ पर्क ऑफ ए मोटर कार
इसका जो पहला सेशन वो ख़त्म हो गया, अब इसका नेक्स्ट सेशन होगा। अभी तक तो सारी की गाड़ी क्या थी, ओनर था मालिक, सॉरी एम्प्लॉयर था मालिक। अब हम टाइटल ही चेंज करेंगे, तो नेक्स्ट सेशन में टाइटल ही चेंज करेंगे। भाई अब तो गाड़ी मुलाजिम को अपनी है, ठीक। अभी तक तो गाड़ी किसकी थी, एम्प्लॉयर की। तो दिस इज पार्टली केस। और पहले हमने कहा कि अगर गाड़ी ऑफिशियल ड्यूटी के लिए फुली यूज होती है तब वैल्यू ऑफ पर्क इज नील। अगर पर्सनल यूज के लिए होता है तो चार चीजें मैंने बताया, एक रनिंग एंड मेंटेनेंस में एम्प्लॉयर प्लस सैलरी ऑफ ड्राइवर प्लस 10% कॉस्ट माइनस अगर कुछ खर्चा एम्प्लॉयर ने किया होगा। उसके बाद तीसरा केस आ गया कार यूजर पार्टली। पार्टली में दो केसेस हैं, मेंटेनेंस किसने बर्दाश्त किया, मालिक ने या मुलाजिम ने। अगर मालिक ने किया उसमें दो केसेस हैं, छोटा गाड़ी बड़ा गाड़ी। अगर मुलाजिम ने यूज किया उसमें भी दो केसेस हैं, छोटा गाड़ी बड़ा गाड़ी। छोटा बड़ा कैसे पता चलेगा, इंजन से पता चलेगा। अगर इंजन की कैपेसिटी अप टू 1.6 लीटर है तो छोटी है, उससे ज़्यादा है तो बड़ी है। तो छोटे वाले में यहाँ 1800 है लेकिन यहाँ 600 है। यहाँ मेंटेनेंस एम्प्लॉयर बर्दाश्त कर रहा है, यहाँ मेंटेनेंस एम्प्लॉय बर्दाश्त कर रहा है। दूसरे केस में यहाँ 2400 है, दूसरे केस में यहाँ 900 रुपया है। तो इसके बाद ड्राइवर की जब बारी आए तो उसमें ये देखना ही नहीं है, सीधे ही आपको 900 रुपया प्रति मंथ लेना है। यानी विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट सेशन। हमारा जो फर्स्ट सेशन ऑफ मोटर कार था वो कंप्लीट हो गया। अब इस फर्स्ट सेशन में पहले क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद सेकंड पार्ट पे आएंगे मोटर कार पे। ये क्वेश्चंस जो हैं मैंने व्हाट्सएप भी ग्रुप में आपको डाले हैं, जो हम आपने क्वेश्चंस किए हैं। और भी अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होगा वो कमेंट में भी डाल सकता है। इज इज क्लियर? चलिए, थैंक यू वेरी मच।